मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके पिताजी अगर आज होते तो वो कितना प्राउड फील करते आपके लिए। फिर दिल्ली में 13 महीने टेंट में रही हूँ वहां पे, एंड दैट जी। वाज अमेजिंग। मुझे जिसे बोलना नहीं आता था, इस फार्मो प्रोटेस्ट ने बोलना सिखा दिया। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदगी है, एक आई है, और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके जाओ, और कुछ ऐसा करके जाओ कि जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते। क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि दैट देयर वाज नथिंग रियली हैपेंड फ्रॉम विद इन बॉलीवुड? ऑफ कोर्स मुझे हुआ था, क्योंकि आप रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोते हो, फार्मर्स की वजह से ही खाते हो। वो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में जाके, और अगर फार्मर्स, आपका अन्नदाता, सड़कों पे बैठा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनका साथ दो। आप किसी भी एक्टर को किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आपने सिद्धू मूसेवाला के लिए आपने एक वीडियो बनाया। अ, बहुत ही इमोशनल वीडियो मुझे लगा। उसके पापा कहते हैं रात को मैं सो नहीं पाता। दिन में तो चलो लोग आ जाते हैं, तो बात है रात को वो सो नहीं पाते। रात को उनको ये घर काटने को आता है कि मेरा बेटा, उनकी माँ भी। सो आई गॉट सो मच, लाइक मैं इतनी इमोशनल हो गई। उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसके मम्मी पापा खड़े थे वहां पे, और कैसे उसके बाल बना रहे थे, एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे मम्मा हैं। तो जब आपकी फैमिली में से एक मेंबर चला जाता है, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे। करियर वाइज कितना कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ये आपके सारे स्टैंड का? सी लोगों को लगता है कि आई एम अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन, और लोगों को लगता है कि जो फिल्में होती हैं वो एक बिजनेस होता है। हमारे लोग जो हैं वो सरकार से डर जाते हैं, सरकार से मिलके चलते हैं। ईडी का डर होता है कहीं ना कहीं। आप देखिए शाहरुख खान के ऊपर किस तरीके से दबाव डाला गया। इनफैक्ट मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर सारी फार्मर्स की पिक्चर्स थी, और पॉलिटिकल कह सकते हैं, वो सारी मुद्दों की पिक्चर्स थी। तो ब्रांड्स को लगना शुरू हो गया ये तो एक्ट्रेस रही नहीं, ये तो बन गई एक्टिविज्म में चले गई, जहाँ फिर ये पॉलिटिशियन बन गई, तो इसके साथ हम ब्रांड्स कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि दैट मैं बहुत बहुत आई थिंक हफ्तों से महीनों से मैं आपसे बात करने का मैं सोचा था, इत्तेफाक से फिर आई थिंक मौका मिला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। सितंबर में आपकी बर्थडे होती है, राइट? या, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, सो आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी जब आपकी फिल्म आपकी आ रही थी हिमेश के साथ में। और मुझे याद है जब हमने एक इंटरव्यू किया था, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया था। यू टोल्ड मी अबाउट कि किस तरीके से आपके पिताजी का जो काम था वो कितना आपको इंस्पायरिंग लगता है। और लेकिन पिछले 1-2 साल में जिस तरीके का आपका मैंने एक पर्सनालिटी देखा है, जिस तरीके से आप जो आप जिसमें बिलीव करती हैं उसके साथ में आप जिस तरीके से खड़ी हुई हैं। अ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके पिताजी अगर आज होते तो वो कितना प्राउड फील करते आपके लिए। करते एब्सोल्युटली, बिकॉज वो चाहते थे कि मैं ये सब कुछ करूं। और जो पीछे फार्मो प्रोटेस्ट हुआ है, और वहां तब लॉकडाउन हो गया था, तो वो मैं हम्म। कहती हूँ अच्छा हुआ वो लॉकडाउन में मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। मैं अमृतसर वापस आई, और मैं अपने विलेज में थी, और जो फार्मो प्रोटेस्ट चालू हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं बॉम्बे में होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि फार्मो प्रोटेस्ट कब आया। हाँ, खबरें सुन लेते, जो बॉम्बे में रह रहे लोग भी सुन रहे थे, तो हम्म। इतना मैं इन्वॉल्व नहीं होती। तो गांव गांव से देखा था, विलेजेस से, वहां पे जो सड़क पे लोग बैठे रहते थे, और हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट मेरी हुई बेसिकली। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे दिल्ली गए, फिर दिल्ली में 13 महीने टेंट में रही हूँ वहां पे, एंड दैट जी। वाज अमेजिंग। मतलब डिफरेंट था। हरियाणा के फार्मर्स थे वहां पे, पंजाब के थे, राजस्थान से थे, यूपी से थे। तो एक मतलब ये मैं लाइफ में नहीं भूल सकती कि टेंट में रहना, और रात को लाइट चले जानी, और बंद कर देनी, क्योंकि गवर्नमेंट बंद कर देती थी। पानी नहीं होना कई बार, एंड कई बार रोड ब्लॉक करनी पड़ती थी। तो मुझे जिसे बोलना नहीं आता था, इस फार्मो प्रोटेस्ट ने बोलना सिखा दिया। और बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे ताऊ ताई
जो बुजुर्ग हैं जो सोनिया मान को एज एन एक्टर नहीं जानते थे, बट आज वो बहुत प्यार करते हैं और इनफैक्ट हर एक पंचायत पे, खाप पंचायत पे बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपके बहुत से मैंने लाइव आपके देखे हैं, जो आप लाइव करती थी वहां से। और मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे वो जो मेरी आपसे जब जब बात हुई थी और आपने अपने पिताजी के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो जिस चीज में वो बिलीव करते थे उसके लिए उन्होंने उन्होंने हमेशा उसके लिए वो डटे रहे और जुड़े रहे उसके साथ में। मुझे रह रहे कि मुझे ये ध्यान आता था कि आई थिंक कि जो कहीं ना कहीं जो एक अ, जो आपको कहानियां आपने सुनी होंगी आपके पिताजी की और जो आपका बचपन जिस तरीके का रहा है वो एक मतलब एक ऑर्गेनिक तरीके से वो शायद आपकी विरासत थी वो आपके अंदर आ गया कहीं ना कहीं। आप देखती हैं उसको कुछ इस तरीके से? या एब्सोल्युटली, मुझे भी ऐसा ही लगता था। और बिकॉज माय फादर वो फार्मर्स के लीडर थे, और जिस तरह से अभी आजकल मैं जाती हूँ, बट आई हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग दिस, टू फेस गवर्नमेंट प्रेशर। मेरे ऊपर पर्चे हो गए 10 12 आई थिंक सो चंडीगढ़ में, बिन बेबुनियादी पर्चे, मतलब जिसका कोई यूज नहीं था। तब मैं उस टाइम पे उस जगह पे थी भी नहीं, जिस वजह से पर्चे डाल दिए, और चार्जशीट पे लिखा था कि सोनिया मां ने पुलिस वालों को पीटा। सो दैट वाज अमेजिंग। एंड मुझे कुछ चीजें जानने की मतलब ये मिला कि कितनी झूठ भी पॉलिटिक्स हो सकती है, कितना झूठ भी हो सकता है कि आप बेबुनियादी किसी के ऊपर ब्लेम करते हो। और फॉर एन एक्टर ये बहुत बड़ी चीज थी कि मेरे ऊपर इतने पर्चे होने, और जिसमें कितनी सारी धाराएं ऐसी लगी थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि मैंने दंगा फसाद भड़काया, मैंने ये किया, मैंने बैरिकेड तोड़ा। दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, जबकि मैंने किया नहीं था। एंड फिर बाद में वो खारिज करवाए मैंने खुद जाके, बिकॉज ऐसे आंदोलन में क्या होता है कि आप जाते तो अपनी मर्जी से हो, जो कुछ भी आपके साथ होता है यू हैव टू फेस, आपको अकेले ही फेस करना पड़ता है। फिर एंड ऑफ द डे आपका कोई साथ नहीं देगा। ये है कि हाँ, पब्लिक जितनी ग्राउंड रियलिटी, जितने ग्राउंड से लोग जुड़ते हैं आपके साथ, वो भी बेचारे अपना अपना सफर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हरियाणा पंजाब में जिनके ऊपर बहुत सारे पर्चे हुए उस दौरान। और फिर उसके बाद और भी कई लोग हैं जो कट्टर लोग होते हैं, मतलब वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स ग्राउंड लेवल पे चल रही हैं जो हमें बॉम्बे रहते हुए हमें ये चीजें नहीं पता चलती। देयर इज अ कॉमरेड्स, देयर इज अ खालिस्तानीज, कितने सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। एंड आई नो कॉमरेड इज ओनली अ विचारधारा, आप एक कम्युनिस्ट फैमिली से आते हो, बट देयर इज कट्टरता ऑल्सो देयर ऑन अ ग्राउंड लेवल, सो दे हेट ईच अदर अपने व्यूज को लेके। सो वो भी एक काफी हेट, उनका आईटी सेल चल। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट के भी आईटी सेल्स होते हैं। मतलब फेसबुक पे आपकी रीच कम कर देते हैं, आपकी इंस्टाग्राम पे रीच कम कर देते हैं, और उनके काफी सारे आईटी सेल्स होते हैं जो आपको एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपकी पिक्चर्स को उठा के पॉर्न पिक्चर्स के साथ जोड़ के वायरल करना शुरू कर देते हैं, और आपके फादर को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं से आप दब जाओ। आपको मतलब हर एक जगह से आपको टारगेट किया जाता है। गवर्नमेंट तो टारगेट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसियां टारगेट करती है, बहुत सारी चीजें हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी को भी ऑनेस्ट रिव्यूज रख के यहाँ पे लड़ना और पॉलिटिक्स में जाना। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए आप एक फेरी टेल की लाइफ जीते हो, एक डिफरेंट करेक्टर्स प्ले करते हुए, और अपनी ही एक लाइफ होती है आपकी बॉम्बे में। सुबह से जिम जाना, ऑडिशंस देने, आपको बाहरी दुनिया के बारे में इतना नहीं समझ लगती कि पॉलिटिक्स क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। और ये 2 साल मैंने वही सब कुछ देखा है। तो आपको डर नहीं लगता था? ये डर नहीं लगता है बेबी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदगी है, एक आई है, और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके जाओ, और कुछ ऐसा करके जाओ कि जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते, और कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे डर लगता है और मैं सच की आवाज नहीं रखूंगी, तो फिर तो चेंजेस नहीं आ सकते सोसाइटी में। आई हैव टू फेस समथिंग अनदर, कोई कुछ ना कुछ तो आपको फेस करना पड़ेगा।
ओके, ना वंस अगेन, ये मुझे मुझे एक्चुअली मुझे हैरत होती है, बिकॉज मैंने बहुत सालों मैंने मैंने इन फिल्म इंडस्ट्री को मैंने कवर किया है, लेकिन ये जो आपकी जिस तरीके का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो मैंने आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। आप फॉरेन लोकेशंस पे आप अपनी फिल्म शूट करती हैं, आप आपके आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, और फिर आप 13 महीने आप एक टेंट में रहती हैं और आप इतना सब कुछ एब्जॉर्ब करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। ये मतलब दिस इज, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप आपके इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही कुछ आई थिंक उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए इन सम फॉर्म और द अदर एट एट सम स्टेज। लेकिन फिर भी मतलब ये जो आपकी जर्नी है, कभी आपने सोचा इसके आप कुछ लिखना चाहेंगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? एक एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। यूपी में आपने सुना होगा, लखीमपुर में फार्मर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी और बहुत मुद्दा भखा था। तो वहां पे मैं गई, यूपी गई। तो पहली बार तो जाके आई, वहां पे एक गुरविंदर लड़का था जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी फैमिली को लगता था कि उसको गोलियां मारी गई हैं, तो कहीं किसी को भी वहां पे उनके घर पे आने ही नहीं दिया जा रहा था। समहाउ जंगल से होते होते आए, मैं उनके घर पहुंची। तो क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स लगी थी यूपी की रोड्स के ऊपर, उनके घर तक जाया ही नहीं जा रहा था। तो मैं गई और मैंने वहां जाके उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी, और मैंने, प्रेस वाले थे, मैंने उनको बोला, मुद्दा मतलब मैंने बात की कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए, है ना। तो मैंने फिर उसके बाद शाम को जाके टिकैत जी आए थे, तो मैंने उनका फोर्स किया वो पोस्टमार्टम को लेके। तो चलो उनका फिर से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद जब उनका भोग था यूपी में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। क्योंकि उस दौरान, उसके बाद मैं अखिलेश जी के साथ एक रैली भी अटेंड करके आई थी। तो जब मैं वापस आई, जब मैंने दोबारा जाना था, तो मैं यूपी के रास्ते में थी। तो रात को एक जाम लगा दिया जाता है जिसमें मेरी गाड़ी फंस गई। और यूजुअली हम वेट करते हैं कि जाम खुलेगा और हम बाहर जाएंगे। तो पुलिस वाले आते हैं टॉर्च मारते हुए, फिल्मी सीन एग्जैक्टली, एंड आते हैं और मैं आगे बैठी थी, एंड मेरी तरफ टॉर्च मार के उन्होंने बोला, सोनिया मान। मैंने कहा जी। उनके पास पिक्चर भी आई हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला, जाम खुलवा दो, जाम खुलवा दो, आ जाओ, मिल गए, मिल गए। तो सारी पुलिस आ गई एंड फोर्सफुली मेरे साथ जो थे उनको खींचा, गाड़ी से निकाला और खुद बैठने की कोशिश की। और ऑटोमेटिक गाड़ी थी, उनसे चल नहीं रही थी। मैंने कहा ये चला लेते हैं, आप हमें लेके कहाँ जा रहे हो। एंड पीछे फोर्सफुली गाड़ी, मैंने आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, धक्के मार के गाड़ी में बैठ गए और बोलते हैं कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको यूपी से बाहर निकालें, आपको कहीं लेके जाएंगे। पहले ये नहीं बोला यूपी से बाहर निकालेंगे। तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली उस दिन सारी रात, एक जिले की पुलिस छोड़ती थी, दूसरी जिले की पुलिस आगे ले लेती थी, मतलब ऐसे ही चलता गया। और सारी रात उन्होंने मुझे गाड़ी में ट्रेवल करवाया। और यूपी के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके मैंने बोला, मैं यहाँ पे गाजीपुर, वहां पे धरना लगा था जो यूपी की तरफ से लगा था। तो मैंने कहा मैं वहां चले जाऊंगी। एंड वो लोग मुझे वहां पे भी नहीं छोड़ रहे थे, पुलिस। वो मुझे बोले नहीं, आपको वापस चंडीगढ़ छोड़ के आएंगे। उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। तो तब हम बात करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये गुंडों की कंट्री है, गुंडा राज है। यहाँ पे आपकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हम बात करते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच रखेंगे, जहां पे आप रखोगे आपका सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा। आपको पता नहीं ईडी इधर उधर की, जहां से आपको लगता है कि ईडी उडी का नहीं आपको कुछ आ सकता, तो चलो दूसरी तरह से आपको हरास करना शुरू कर देंगे। फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर, टिकैत साहब थे वहां पे, उन्होंने चलना था यूपी के लिए। मैं उनके पास पहुंची एंड मैं रोना शुरू हो गई, बिकॉज मैं गई आई एंड रात को पता नहीं था पुलिस कहाँ लेके जाएगी आपको और आपके ऊपर क्या करेगी। और फिर टिकैत साहब ने बोला कि चलो, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आई गॉट इमोशनल एंड मैंने बोला कि मुझे जाना है यूपी में, वहां पे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। और क्योंकि एक होता है ना कि आपका इमोशनल इन टच होता है, तो लोग आपकी वेट कर रहे थे। तो टिकैत जी बोलते कि आप अपनी गाड़ी मेरे काफिले के बीच में लगा लो। मैंने अपनी गाड़ी उनके काफिले के बीच में लगाई। स्टिल पुलिस मुझे निकालने की कोशिश कर रही थी, बट मैं वहां तक पहुंची एंड उन्होंने उस दिन मेरी हेल्प की। अदरवाइज तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब
कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना ही मतलब आपको यहाँ पे दबा देंगे, घर पे बिठा देंगे, या किसी तरीके से गवर्नमेंट का प्रेशर दिलवाएंगे। मैंने काफी सारे लोगों को रात को फोन किए हैं, नोबडी, सारे बोलते ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से, अब यही पता ही नहीं ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आया। सो ऐसी चीजें मैंने बहुत फेस की हैं ड्यूरिंग आंदोलन। um, मैं फिर से ही आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपको आपको कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि यार मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं अपना मुझे फिल्म के ऑफर्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, मैं आई शुड बी गोइंग एंड डूइंग दैट, मैं ये जब इतना स्ट्रेस है और इतना ज्यादा इसके अंदर अगर ऐसी सब चीजें हो रही हैं विच कैन बी हार्मफुल टू मी, so maybe I should just go and do what a lot of other people did, because बहुत से और लोगों ने प्रेफर किया कि वो एकदम बिल्कुल शांत रहें और अपना वो काम करते रहें। आपको कभी ऐसा ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, ऐसा कोई कोई लम्हा नहीं आया? मुझे पहले पहले ऐसा लगता था कि इतना करने के बाद भी इतनी गालियां सुननी, ये सब कुछ सुनना, फिर मुझे समझ लग गया कि ये ऑल आर skills and politics is like this and अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ, पंजाब के मुद्दों के रिलेटेड मैं हर जगह पे अपनी आवाज रखती हूँ, तो मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम मत बोला करो, तुम्हें क्या जरूरत है इस चीज के बीच में पड़ने की, यू डोंट नो पॉलिटिक्स, तुम्हें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। तो मुझसे रहा नहीं जाता, टेलिंग यू, मेरे को सच, लाइक कहीं पे कुछ गलत हो रहा होता है, कोई किसी तरीके से कुछ पंजाब का भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच बोलना है, चाहे मैं वो बोलती हूँ उसके बाद मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है, कई जगह से क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की थिंकिंग है। सो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो बट मुझे ये है कि मुझे ये सब कुछ करने से मुझे ग्राउंड रियलिटी जो पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, वो मुझे समझ लगी है। और मुझे लगता है एज एन एक्टर सोनिया मान इतना कुछ नहीं सीख पाती बॉम्बे रह के, जो मैंने यहाँ पे सीखा, और जो मैंने डिफरेंट लोगों से मिली हूँ। और मुझे एज एन एक्टर लोग जान भी नहीं पाते, हरियाणा में गांव में लोग पिक्चर नहीं देखते कहीं, बट अब अगर सोनिया पिक्चर करती है तो वो जरूर देखने जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एब्सोल्युटली। तो आप गांव के जितने लोग हैं, वो खाप पंचायतें जो करते हैं, बुजुर्ग जो इकट्ठे होके बैठते हैं, वो अपनी खाप पंचायत में मुझे बुलाते हैं, तो दैट अपने सिर की पगड़ी उतार के मेरे सिर के ऊपर रखते हैं। उससे ऊपर की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, वो सारी रिस्पेक्ट मुझे बॉम्बे बैठ के नहीं मिल सकती थी। एज एन एक्टर मुझे लगता है हाँ, मैं और फिल्में साइन कर लेती, मैं और फेमस हो जाती, बट जो एक कहते हैं ना कि आपका सदियों तक एक चीज में आपका नाम रहेगा कि हाँ, एक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सोनिया मान थी, तो दैट इज, दैट फीलिंग इज गुड। वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। राइट। um, मैंने गिपी ग्रेवाल का मैंने इंटरव्यू किया था कुछ महीनों पहले, और उन्होंने कहा कि दैट सर्टन, जैसे बॉलीवुड में सर्टन एक्टर्स हैं जो कि पंजाब काफी बार वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन उनको काफी अफसोस हुआ कि फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक ट्वीट भी नहीं किया। आप कैसे देखती हैं, बिकॉज हम बहुत से पंजाबी गाने हम देखते हैं बॉलीवुड में, लेकिन क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि दैट देयर वाज नथिंग रियली हैपेंड फ्रॉम विद इन बॉलीवुड? ऑफ कोर्स मुझे हुआ था, क्योंकि आप रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोते हो, फार्मर्स की वजह से ही खाते हो। वो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में जाके, और अगर फार्मर्स, आपका अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनका साथ दो। आप किसी भी एक्टर को किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप एक्टर हो, आपको समाज, आप तो समाज का शीशा दिखाते हो अपनी एक्टिंग के थ्रू। बेसिकली एक्टिंग को तो पहले मुझे लगता है यही माना जाता था, बिकॉज मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो थिएटर में वही चीजें हम सोशल कॉन्सेप्ट्स की आगे रखते थे, जो समाज में बुरी चीजें होती थी, तो लोगों को समझाते थे कि ये इस तरीके से लोगों को समझ लग जाती थी। तो मूवीज भी कुछ कमर्शियल एंगल जरूर है, बट उसमें ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों को पता समझ लगनी चाहिए। बट हमारे लोग जो हैं वो सरकार से डर जाते हैं,
सरकार से मिलके चलते हैं। ईडी का डर होता है कहीं ना कहीं। आप देखिए शाहरुख खान के ऊपर किस तरीके से दबाव डाला गया बीजेपी की तरफ से। सो देयर सो मेनी थिंग्स, पर मुझे बीजेपी से डर नहीं लगता। मेरा क्या कर लेंगे वो? ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बिकॉज आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सच का रखना चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से ये पोलराइजेशन करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जो ये शुरू हो जाता है, जैसे यूपी इलेक्शन में देखिए वो मुस्लिम लड़की के बुरखे के ऊपर किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही थी। मैंने उसके अगेंस्ट भी बोला था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और मुझे तभी भी बोला गया था कि आप तुम क्यों बोल रही हो? मैंने कहा मैं तो बोलूंगी, चाहे वो मुस्लिम के साथ कोई गलत कोई कर रहा हो, चाहे वो हिंदू के साथ कोई गलत कर रहा हो, चाहे वो सिख के साथ, इनफैक्ट क्रिश्चियन के साथ भी। क्योंकि हमारा एक्चुअल में धर्म यही सिखाता है कि सभी की रिस्पेक्ट करो, कोई किसी की गलत करना नहीं सिखाता। बट ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपनी कुर्सी के इतने ज्यादा वो लालची होते हैं कि उधर बैठने के लिए उनको पावर चाहिए, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए वोटों को पोलराइज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी पंजाब की 24 की इलेक्शन के लिए भी बहुत कुछ पंजाब में किया जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब का माहौल भी मे भी आगे आने वाले टाइम पे खराब हो सकता है। हिंदूज का और सिख्स का वोट डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, जिससे एजेंसियां बहुत सारे लोग भेजती हैं हमारी पब्लिक में। बट हमारे लोग बहुत इमोशनल हैं, तभी उनको समझ नहीं लगती। बिकॉज एक रिलीजन ऐसी चीज है जिससे हम इमोशनल हो जाते हैं चीजों को लेके, तो लोगों को समझ नहीं आती। बट एंड ऑफ द डे लोग उस चीज को रिपेंट करते हैं। राइट। मुझे मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपके पिताजी के बारे में कि दैट अनफॉर्चुनेटली ही वाज किल्ड एंड बिकॉज ही वाज समवन हु सपोर्टेड दैट अगर हिंदूज जो हैं पंजाब में माइनॉरिटी में हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एंड या सो अगर जो आप जो बात कह रही हैं कि दैट हर किसी के साथ में जो जिसके साथ में भी गलत हो रहा है उसके साथ में आप खड़े रहना चाहते हैं, मुझे वंस अगेन मुझे लगता है कि आपके जो पिताजी की जो जो शख्सियत है वो आपके अंदर जो है बखूबी वही आपके अंदर है, जो हक बात है वो कही जाए। अ, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आपने सिद्धू मूसेवाला के लिए आपने एक एक वीडियो बनाया। अ, बहुत ही इमोशनल वीडियो मुझे लगा और बहुत ही क्लियरली आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी जब आपने, मुझे लगता है कि शायद शायद लिखा भी आपने था वो वीडियो, उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी थी। जी जी जी। हम्म। एक्चुअली मैं सिद्धू के संस्कार के ऊपर गई थी, एंड मैंने सिद्धू के साथ काम किया था। एंड आई वाज मेरे साथ इन टच था वो स्नैपचैट के ऊपर भी। और जब सिद्धू ने इलेक्शन भी लड़नी थी, उससे पहले हम मिले भी थे दिल्ली में। तो उसने तब वो बेचारा पूछ रहा था कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज पंजाब में ना बहुत किसान आंदोलन के बाद बहुत डिफरेंट माहौल बन चुका था। अकाली दल को लोग गालियां दे रहे थे, कांग्रेस को कोई अच्छा समझ रहा था कोई नहीं, आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी विंग बोला जा रहा था। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, सो ही वाज वेरी कंफ्यूज कि उसको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। एंड दैट टाइम आई थिंक अभय सिंह चौटाला जी वाज आल्सो सिटिंग देयर। सो उनको बोल रहे थे वो कि आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दो, बिकॉज ही द ओनली वन जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। तो और कोई तो पॉलिटिशियन दिखाई नहीं दे रहा था, इवन दो आई वाज आल्सो सपोर्टिंग हिम इन हरियाणा, बिकॉज वो फार्मर्स के साथ खड़े थे। तो बाद में सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस जब उसने ज्वाइन की तो तब उसको बहुत सारी गालियां पड़ी। और कई ऐसे लोग थे कांग्रेस में जो वो टिकट चाहते थे काफी लंबे टाइम से, तो उनको लगा कि एक सेलिब्रिटी को हमारे सिर पे बैठा दिया। सो मेनी थिंग्स लाइक लोग उसके अगेंस्ट हुए और उसको गालियां दी। दैट टाइम ऑल्सो मैंने सिद्धू की फोटो शेयर की थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुझे भी बहुत गालियां दी। एंड इनफैक्ट उस पर बहुत सारे आईटी सेल्स भी थे जो कांग्रेस के थे, और जो दूसरी पार्टियों के आईटी सेल्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ज्यादातर फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। तो फिर उसके बाद सिद्धू को इन्होंने हरा दिया वोट्स में। और फिर वो काफी उसको हर्ट हुआ कि उसने सोसाइटी के लिए इतना सोचा था, कुछ करने के लिए सोचा था।
तो उसको गोलियां मार दी गई। देखिए उसका कोई भाई बहन नहीं है, अकेला है वो, और उसके मम्मी पापा ये हवेली और ये पैसा क्या करेंगे जब उनका बेटा ही नहीं है। उसके मम्मी पापा को देखा नहीं जाता। उसके पापा कहते हैं रात को मैं सो नहीं पाता, दिन में तो चलो लोग आ जाते हैं तो बात है, रात को वो सो नहीं पाते, रात को उनको ये घर काटने को आता है कि मेरा बेटा, उनकी माँ भी। सो आई गॉट सो मच, लाइक मैं इतनी इमोशनल हो गई। उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसके मम्मी पापा खड़े थे वहां पे, और कैसे उसके बाल बना रहे थे, एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे मम्मा हैं। तो जब आपकी फैमिली में से एक मेंबर चला जाता है तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे। तो आई गॉट सो मच, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि चलो इंडस्ट्री वाले फेक तो होते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट फेक तो होते हैं, बट इतने फेक नहीं होते कि आपका एक सदस्य, आपकी फैमिली, इंडस्ट्री को हम फैमिली मानते हैं, तो आपका उसके साथ इतना कुछ हो जाए और आप एक तो संस्कार पे ना पहुंचो। काफी सारे लोग नहीं पहुंचे, उसके बाद फैमिली को मिलने जरूर गए थे। उसके बाद मैंने ये बोला था कि आप रेस्ट इन पीस डाल देते हो और इंसाफ की तो कोई, जस्टिस की तो कोई बात ही नहीं करता, जबकि करनी चाहिए, जस्टिस की बात है। मैं उसके बाद भी कैंडल मार्च पे गई थी, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में भी कैंडल मार्च किए थे इनफैक्ट, और मैंने काफी सारी नेशनल इंटरव्यूज भी की थी, उसमें भी बोला था। बट बात ये है कि जिसने सिद्धू मूसेवाले को, मास्टरमाइंड है जो, वो जेल में बैठे हुए हैं। तो जेल में जो बैठे हैं वो तिहाड़ जेल से पंजाब लेके आया उनको, बाकी तो जितने शूटर्स थे उनको एनकाउंटर किया गया, पर मेन मास्टरमाइंड कुछ कनाडा में बैठे हैं, पता ही नहीं कनाडा बैठे हैं, न्यूयॉर्क बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वी डोंट नो। और क्योंकि कईयों का पासपोर्ट पे कुछ और नाम होता है और वैसे और कोई नाम होता है, यू नेवर नो कहाँ बैठे। और जो लॉरेंस जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक ऐसी प्रोटेक्शन दे रखी है कि पंजाब लेके जाया जाए बट उसको कुछ किया ना जाए, ठीक है। तो आप सोचिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट है ना जो प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप कैसे इंसाफ दिलवा दोगे? पंजाब गवर्नमेंट कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकती है? अगर पंजाब गवर्नमेंट इसका इनकाउंटर करवा देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उसका जवाब कैसे देगी? और तिहाड़ जेल में अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फिर उसको तिहाड़ जेल में कोई केस डाल के भेज देंगे। सो मेनी थिंग्स, ये बहुत बड़ी गेम है, इसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। मैंने तो उनके फादर को बोला था कि आप ऑल ओवर इंडिया या बाहर से एक पटिशंस होते हैं जो आप एक कोर्ट में भेजें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप भेजें कि आपको इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। आपके बेटे का जो मेन मास्टरमाइंड है वो जेल में बैठा है, उसको आप जेल में ऐसे कैसे रख सकते हो? आप उसको कोई सजा दो, बट नथिंग इज हैपनिंग, दिस इज इंडिया। ओके। लेकिन सोनिया, जब आपने इस लेवल पे जब आपने स्टैंड लिया, बिकॉज बहुत बार देखिए, सर्टेन लोगों ने तो कुछ कुछ कहा ही नहीं, सर्टेन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने अपनी बात कुछ रखी, एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद में वो भी, उन्होंने भी बात करना एकदम बिल्कुल कम कर दिया या फिर बंद कर दिया। आप इतना इन्वॉल्व आप हैं, आप रही हैं, आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स से आपको मतलब हाथ धोना पड़ा? डू यू थिंक दैट यू हैड जो आपके मतलब इन टर्म्स ऑफ एज अ करियर वाइज, कितना कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ये आपके सारे स्टैंड का? सी लोगों को लगता है कि आई एम अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन, और लोगों को लगता है कि जो फिल्में होती हैं वो एक बिजनेस होता है, और वो किसी ना किसी तरह से उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फंडर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ इन टच होते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कल को गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशराइज करके फिल्म रोक सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से चाहे वो करे ना करे, बट लोगों को ऐसे परसेप्शन बन चुका है। देन उनको लगता है कि नहीं, सोनिया की जगह पे किसी और को ले जाए। फिर वो मुझे बोलते हैं मैडम, जहाँ तो आप ये सब छोड़ दीजिए और आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आपको क्या लेना देना, आप पैसे कमाइए, आप ये सब चीजों में मत पड़िए। इनफैक्ट मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर सारी फार्मर्स की पिक्चर्स थी, और पॉलिटिकल कह सकते हैं, वो सारी मुद्दों की पिक्चर्स थी। तो ब्रांड्स को लगना शुरू हो गया ये तो एक्ट्रेस रही नहीं, ये तो बन गई एक्टिविज्म में चले गई, जहाँ फिर ये पॉलिटिशियन
कंपटीशन बन गई, तो इसके साथ हम ब्रांड्स कैसे कर सकते हैं? तो आपसे ब्रांड्स भी चले जाते हैं, आपसे मूवीज भी चले जाती हैं ऑल ओवर, आपसे बहुत सारी चीजें आपको अकेला छोड़ देते हैं लोग। आप अकेले कॉर्नर में बैठ के फिर ये सोचने के लिए मजबूर होते हो कि लाइक अब मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या देखूंगी, यू नो। अब मुझे ये काम भी करना है, और अगर मुझे कोई बुलाता है, जैसे हरियाणा से लोग बुलाते रहते हैं, पंजाब में भी बुलाते रहते हैं कि कुछ गलत हुआ किसी के साथ या कोई पंचायत हुई, वहां पे बुलाते रहते हैं, तो मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं? मतलब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर मैं अपना काम करूंगी, और अगर काम करूंगी तो फिर मेरे को मतलब दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती राइट नाउ, बिकॉज वो दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं। जी बिल्कुल। अम, मैंने जब ये आप जो वीडियो सिद्धू मूसेवाला का था, मैंने जब देखा तो मुझे एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि दैट अगर उसको क्रिएटिव लेवल पे अगर देखा जाए, जैसे उसमें आपने ब्लैक एंड व्हाइट, आपने उसमें एक मूड रखा है and जिस तरीके के विजुअल्स यूज करें, मुझे लगा कि दैट यू नो एज अ क्रिएटिव वर्क, एज समथिंग which is like say artistic, I found it very hard hitting. तो क्या ये हम कह सकते हैं कि दैट अगर एक कुछ कुछ दरवाजे अगर आपके लिए बंद हुए हैं, तो एज एन आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट मुझे लग रहा है कि दैट आपकी जो एक क्रिएटिविटी है, वो एटलीस्ट अगर मैं सिर्फ उस वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो क्या हम ऐसा कर देख सकते हैं कि आपका खुद के प्रोडक्शन की कुछ सर्टेन चीजें आए, आप सोशल मुद्दों के ऊपर कुछ एक फिक्शन के तौर पे आप चीजों को मिक्स करके आप सामने लेकर आए, और आज के टाइम पे तो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है और सोशल मीडिया है, तो उसमें आप अपनी खुद की चीजें आप सामने लेकर आए, और फिर बिकॉज ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि गांव गांव में भी आज के टाइम पे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, सो यू हैव अ रेडी ऑडियंस एंड मे बी यू कैन कम अप विद कंटेंट जो कि जिसके अंदर एक सच्चाई हो, और लोग उस सच्चाई से और ज्यादा तौर पे रिलेट कर पाए। तो वो रिलीज कौन करेगा? वो तो सिर्फ मेरे सोशल मीडिया के ऊपर ही आएगा। तो क्योंकि ज्यादातर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको उनको कमर्शियल चीजें चाहिए, उनको कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ मैंने बात की ये मुद्दों के बारे में और चीजों के बारे में, तो वो बोलते सोनिया जी क्या बात कर रहे हो आप, ये डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ चीजें हैं, ये कहाँ चलती हैं, कमर्शियल चीजें चलती हैं ओटीटी पे। तो फिर कोई नोबडी इज रेडी टू डू दिस, एंड नोबडी, अगर मैं खुद के पैसे लगा के भी बनाऊं तो लगता है उनको कि ये नहीं चलेगा। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो फिर तो मैं बना के अपना फेसबुक पे डाल दूं या अपने यूट्यूब पे डाल दूं, दैट इज द ओनली वन ऑप्शन। दैट इज द ओनली ऑप्शन, ओके। लेकिन आप म्यूजिक वीडियोस ऑफ लेट कर रही हैं। या म्यूजिक वीडियोस लाइक जैसे लखविंदर वडाली जी हैं, उनका गाना मुझे ऑफर आया काफी टाइम बाद, और कन्वर गरेवाल जी वाज वेरी एक्टिव इन फार्म प्रोटेस्ट आल्सो, और उन्होंने काफी गाने गाए फार्मर्स के लिए भी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किए थे, जो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हें आना चाहिए म्यूजिक वीडियो। जो अच्छे दोस्त हैं वो काम देते भी हैं, और आपको दोबारा कम बैक करने की इंकरेजमेंट भी देते हैं कि तुम साथ साथ में काम करती रहो। एक्चुअली तुम्हारी पहचान क्या है, तुम एन एक्ट्रेस हो, तो तभी तुम्हें लोग सुनने आ जाते हैं। अगर तुम एक नॉर्मल लड़की होती बाकी एज कंपैरेटिवली, तो लोग तुम्हें उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते। तो तुम्हें अपना साथ साथ में काम भी करना चाहिए, और लोगों के मुद्दे रखने हैं रखो, बट सारे लखविंदर वडाली नहीं बन सकते और सारे कन्वर गरेवाल नहीं बन सकते, यू नो, जो आपको ये सारी चीजें होते हुए भी आपको काम ऑफर कर रहे हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो क्या हम ऐसा नहीं देख सकते हैं, बिकॉज बहुत से पंजाबी जैसे यूके में हैं, कनाडा में हैं, और भी वेरियस वेरियस और मुल्कों में भी हैं, कि आपको कुछ ऑफर्स आपको क्या ओवरसीज से आपको नहीं आए हैं, कि दैट बिकॉज आज के टाइम पे जैसे पंजाबी फिल्म्स बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई ऐसे ऑफर्स आपको आए हों, या फिर आप। नहीं, ओवरसीज में कोई फिल्म लाइक जो भी बनाते हैं वो तो इंडिया से ही जाते हैं ना, जो भी हम्म। बनाते हैं। तो उनको यही डर लगता है एंड ऑफ द डे कि आप ये फिर कोई स्टेटमेंट ना दे दे, ये किसी के खिलाफ ना बोल पड़े, और कुछ हमारी फिल्म का कुछ इफेक्ट ना हो जाए। तो वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के रखना चाहते हैं
कि आप कोई भी सोशल मुद्दे पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, आप किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगी, तब वो मेरे साथ फिल्में करेंगे। और आप मेरे ख्याल से अभी एक्टिव एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आप शामिल हो चुकी हैं, यू नो, बिकम आई जनरल हैवंट सेक्रेटरी। जॉइन। मैंने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की है। मैंने करनी थी, पिछली जो इलेक्शन हुई थी तब मुझे ऑफर थी आम आदमी पार्टी से, बिकॉज मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और जिसके ऊपर अभी तक कोई करप्शन और गलत चीजों का कोई इल्जाम नहीं है। तो सोचा था वो, बट फिर भी मैंने की नहीं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू पॉलिटिक्स एंड ये सब चीजें। सो आई एम लर्निंग। ओके एंड आप अगले 5 साल में आप कैसे देखती हैं कि दैट हाउ डू यू थिंक व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू नाउ? आई वांट टू वर्क ऑल्सो एंड मुझे काम भी करना है, और मुझे उसके साथ काम करना है जो मुझे सोशल मुद्दों के ऊपर बात करने से ना रोके। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे पास वो आते हैं काम के लिए जो मुझे बोलते हैं कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप ये सब नहीं करेंगी। तो मुझे बंद के नहीं रहना, मैं अपनी आवाज को अंदर कैद नहीं करके रख सकती, देन आई विल गेट इनटू डिप्रेशन और मेरे को एंजाइटी इश्यूज हो जाएंगे। सो जैसे लखविंदर जी हैं, वो मेरे साथ एक स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वो अच्छी सीरीज बनाना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ काम करूंगी। जो भी अच्छे लोग हैं जो इस भावनाओं को समझते हैं और जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एज एन एक्टर इसको काम करना चाहिए बट इसकी पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राइट। ओटीटी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वहां पे तो आप एक्टिंग कर सकते हो और अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी कर सकते हो। तो वो जो मुझको अच्छे कुछ ऑफर आएंगे तो एब्सोल्युटली मैं करूंगी। एब्सोल्युटली। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया हम मुझसे बात करने के लिए। एंड मैं तो यही कहूंगा, जो मेरा मेरा जो पर्सनल जो तजुर्बा आपके साथ में है, आप जितना आप सादा आपकी पर्सनालिटी है, शख्सियत आपकी है, और जिस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आई थिंक बहुत ही गैर मामूली है। एंड जिस जिस लेवल ऑफ ऑनेस्टी वो आपके आपके चेहरे पे दिखता है, जिस तरीके से आप जिस जो अभी आप बात में बिलीव करती हैं, यू स्टैंड अप फॉर इट। सो ऑल आई कैन से इज congratulations थैंक and take care of yourself and all the best wishes. थैंक यू सो मच। Thank you, Ji. Thank you. Take care.